नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शरद द्विवेदी और बोलो बोलो मुंह तो खोलो हमारी युवाओं पर केंद्रित इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और नया विषय और एनर्जेटिक यूथ के साथ हम आपके सामने हैं कड़कड़ाती ठंड के बीच में। तो अदरक वाली कड़क चाय या अदरक पसंद नहीं हो तो जैसी आपकी मर्जी, मसाले वाली चाय या कोई और कहवा है, आजकल तो ग्रीन टी भी बहुत है, उठाइए और इस प्रोग्राम को देखना शुरू कर दीजिए। मज़ा आ जाएगा आपको, यकीनी तौर पर कह सकता हूँ। सिर्फ मैं ही उम्र दराज आदमी हूँ, बाकी सब यहाँ यंग बच्चे हैं और बड़े ही प्रॉमिसिंग हैं। उनके विचार सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा और मैं भी कोशिश करता हूँ, आप मेरी एनर्जी देख रहे होंगे कि मैं भी उनके साथ कदम ताल। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो, यानी युवाओं पर केंद्रित हमारी एक और ख़ास पेशकश। ये सवाल अक्सर उठता है कि हम अपनी आज़ादी को या अपने संविधान के निर्माण दिवस को किस तरह से देखते हैं बतौर नागरिक। और अगर आप युवा हैं तब तो ये सवाल और ज़्यादा मौजूद हो जाता है, क्योंकि ये वो युवा हैं जिन्हें हिंदुस्तान से बेहद मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है और उसी के साथ शिकायतें भी हैं और ये भी बेपनाह है। कोई कहता है हम सिंगापुर कब होंगे, कोई कहता है कब बीजिंग को टक्कर दे पाएंगे, कोई कहेगा कब हमारी गलियां दुबई की तरह साफ़ सुथरी होंगी। अमेरिका का भी नाम ले लूँगा मैं, अमेरिका, लेकिन अमेरिका साहब थोड़ा पीछे जा रहे हैं, चौधरी साहब। तो ये तमाम सवाल हमारे मन में उठते हैं। कब बेरोज़गारी दूर होगी? अभी भी हम 74 साल बाद पूरी तरह से स्वच्छता को आत्मसात नहीं कर पाएँ। धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने कम से कम स्वच्छता की चर्चा शुरू करके एक प्रतिस्पर्धा तो आरंभ की। अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल हैं उनका बहुत बड़ा नाम नहीं है। शिक्षा अब इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी का सपना पूरा होता हुआ दिखता नहीं है। युवाओं पर आकांक्षाओं का बहुत सारा बोझ हमने लाद दिया है। वो यही सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है तो उन्हें एक बहुत ही ग्लोरियस कोई करियर अपनाना चाहिए और अपने पिताजी की वृद्धावस्था को बहुत ही गरिमामय तरीके से उसको सुसज्जित कर देना चाहिए। इनके बीच में देश की राजनीतिक व्यवस्था है जहां उत्तर प्रदेश में फिर वही दल बदल चल रहा है साहब, खूब चल रहा है, जम के चल रहा है। वही कास्ट पॉलिटिक्स है, चल रही है साहब, खूब चल रही है। तमाम वो मसले हैं जिनको आप कहते हैं कि या वो टीना फैक्टर होते हैं या फिर एक और शब्द हमने सुना टीमो फैक्टर है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, दैट इज़ टीना फैक्टर एंड टीमो इज़ देयर इज़ मोदी ओनली। तो ये जो बातें हैं ये हो रही हैं, होती रहेंगी, लेकिन इनके बीच में ये बहुत मौजूद सवाल है कि गणतंत्र दिवस आखिर हमारा युवा क्या समझता है इसको और क्या उसकी अवधारणा है कि संविधान हमने बनाया, आज़ादी हमने हासिल की, लेकिन वो आज़ादी और वो संविधान कब हम उस रास्ते पर चलेंगे जब हम एक ऐसे देश तो ज़रूर होंगे। मैं नंबर 1 नंबर 2 की रेस में नहीं जाता सर, लेकिन वो देश हम कब होंगे कि जिस देश में हर चेहरे पे मुस्कान होगी। आज कुछ इसी अंदाज में हम बात करेंगे। सबसे पहले रासमणि, मैं आपकी तरफ आता हूं, जो हमारी काफ़ी आने वाली एक अतिथि हैं, युवा अतिथि। रासमणि, जल्दी अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम रासमणि रघुवंशी है, मैं 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, विधि की छात्रा। मेरा नाम अपूर्वा चतुर्वेदी है और मैं इंग्लिश लिटरेचर की छात्रा रही हूँ। मेरा नाम कंचन नामदेव है। मैं वैसे इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने एमए हिंदी साहित्य भी किया है और अभी जीआईएस इंजीनियर हूँ स्टेट आईटी सेंटर में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम उपाध्याय है, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। नमस्कार सर, शुभम चौहान, मैंने पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं। नमस्कार, मैं आशुतोष मालवीय, नेहरू युवा केंद्र में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक। सबसे पहले मैं शुभम चौहान से शुरू इसलिए करूँगा कि मैं ये कह के किसी बायस को जन्म नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शुभम मेरे बड़े प्रिय पात्र हैं इसलिए कि एक तो इनके पास बड़ी विनम्र मुस्कान है। आप भी बायस मत हो जाइएगा, होता है साहब, किसी न किसी के प्रति कुछ रुझान होता है। और दूसरा, सार्वजनिक जीवन में बड़ा आला दर्जे का काम कर रहे हैं। तो मैं शुभम से ही शुरुआत करूँगा। शुभम, कैसे देखते हो आप गणतंत्र दिवस और भारत जिस रास्ते पर है, कितनी तकलीफ़ है, कितना मन में संतोष है और कितना असंतोष भी है? सर, भारत, हम जब गणतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जिस गणतंत्र की बात कर रहे हैं उसकी संविधान की प्रस्तावना हमको बिल्कुल याद होना चाहिए कि हम भारत के लोग जिस भारत के नवनिर्माण के लिए ये पूरा जद्दोजहद चल रही है, वो चिंतन करना चाहिए कि जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो संविधान की
प्रस्तावना में था कि हम भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और जब इतने बंधनों के बीच में हम सब एकजुटता की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो जो गांव की गली की पगडंडी से लेकर इस राष्ट्रपति भवन के राजपथ तक जो हमने सफ़र तय किया है, उसमें आत्मचिंतन करने का अवसर है। और हम जब देखते हैं कि आज बहुत सारी चुनौतियों के बीच में हम हैं, बहुत कुछ पाया भी है हमने इस सफ़र में, तो मुझे लगता है कि आज भी हम 26 जनवरी जब मनाते हैं तो वो गणतंत्र हमारा एक दिन का पर्व होता है, ना कि वो वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमने उसको एक दिवस के रूप में मनाया है, ना कि उसको हमने एक सामूहिक जो हम भारत के लोग के तौर पर कि हम भारत की जिम्मेदारी क्या है, वो पूरे जो आपने कहा नागरिक बोध, उस नागरिक बोध को स्वीकार ना करते हुए वो एक दिवसीय कार्यक्रम हमारा बनकर रह गया। और एक चुनौती जो मैं भी महसूस करता हूं कि बुंदेलखंड का कोई गन्नू लाल उस पगडंडी पर चलते हुए दिल्ली तक पहुंचता है तो बहुत सारी बाधाएं भी हैं। उन बाधाओं को भी दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है, जो कहीं जाति की जंजीरें बन के हमें जकड़ लेती हैं, कहीं आर्थिक असमानता की जंजीरें बनकर हमें जकड़ लेती हैं। रासमणि, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप किस तरह देखती हैं एक ऐसे आकांक्षी युवा के तौर पर भारत को, कि क्या कुछ बदला है इन 74-75 वर्षों में और क्या कुछ बदला जाना चाहिए, और उसमें युवाओं की भूमिका? जैसे कि अभी शुभम जी ने कहा कि रिपब्लिक डे और हमारा जो ये दिवस है, इसमें हमें हमारा संविधान जो हमने खुद को दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ये खुद को दिया। ये हम जानते थे कि हमने आज़ादी तो पा ली, लेकिन एक समाज में हमें जीने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत है, कुछ बंदिशों की, जो अच्छी बंदिशें हैं हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ तो मैं दूसरे की ज़िंदगी को हार्म ना करूँ। तो आज जो हम भारत की बात करते हैं, यंग इंडिया जिसे हम कहते हैं, मेरे जैसे काफ़ी यंगस्टर्स जो सोचते हैं कि हम आगे बहुत एक्सेल कर रहे हैं, उसमें मुझे ये कमी लगती है कि हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जो कि देखा जाता है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम एक्सेल करेंगे, एक जो टर्म होता है वाइट वॉशिंग, कि हम वेस्टर्नाइज होने को ही सक्सेस मानते हैं, तो वो मुझे थोड़ी सी कमी लगती है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कोई धर्म नहीं होता, टेक्नोलॉजी का कोई फ्लेवर नहीं होता कि वो वेस्टर्नाइज्ड है, वो एशियन है, क्या है, वो हमें अपनाना चाहिए। लेकिन हमारे व्यवहार में हमें ज़रूरत नहीं है, अगर कि हम खुद को प्रोग्रेसिव बोलें तो हमें वेस्टर्न आइडियोलॉजी इसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा रासमणि? जी मैं, मेरे जैसे काफ़ी लोग, हम सब। क्योंकि हम बोलेंगे तो कहा जाएगा कि ये बुजुर्ग साहब जो हैं ये अपने ज़माने की पुरानी परंपराएं हम पर इम्पोज करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। तो ये लड़ाई तो आपकी है, क्या आप लड़ रही हैं? ईमानदारी से मुझे बताइए। जी मैं तो ईमानदारी से लड़ रही हूँ, पर हमें सहायता हमारे, जैसे कि आपने कहा, हमारे बड़ों की, हमारे बुजुर्गों की भी है, क्योंकि हमने जैसे पहले बात करी थी कि जो जनरेशन गैप आ जाता है, अगर आप बिल्कुल ये सोचेंगे कि आज का यूथ जो है चिढ़ जाता है, घर में छोटे बच्चों को बोलो कि ये मत करो, वो चिढ़ जाते हैं, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाएंगे तो हमें तो वो डिवीजन आ जाएगा। हम भी ये एक तरीके से सोचने लगेंगे कि आप जो बोलते हैं वो पुरानी बातें हैं। चलिए, खैर मैं अपूर्वा की तरफ आता हूँ। अपूर्वा, मैं जो बात रासमणि ने बहुत अच्छे ढंग से टॉस किया है जिस चीज़ को, शुभम की बात को भी, मुझे आप बहुत ईमानदारी से बताइए, अब मैं दबाव नहीं बना रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से मुझे बताइए, हमारी जो पीढ़ी है, जो आपके माता पिता की पीढ़ी है, क्या उस पीढ़ी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है, या आपको लगता है कि नहीं, बतौर मम्मी पापा हमारी जनरेशन कहीं अपने दायित्व से पीछे हटी? बहुत ईमानदारी से जवाब चाहूँगा। ज़रा सा भी नहीं, मेरे को एक सेकंड सोचने के लिए भी नहीं चाहिए। मेरी मम्मा और पापा बहुत ही जिम्मेदारी से हमें बड़ा करते हैं, और अपनी हैसियत, ये एक बेटी बोल रही है, हैसियत से ज़्यादा उन्होंने किया है, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज हम भी कुछ कर सकें और अपनी सर्विसेज देश को दे सकें। आज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, 22 इयर्स में मेरी जॉब लगी, डेफिनेटली उनके बेस्ट एजुकेशन की वजह से। क्या बात? इवन मैं गांव में थी तब भी उन्होंने मुझे बहुत सारे संघर्षों के बावजूद मुझे पढ़ाया, और एक लड़की को गांव से पढ़ना, मैं सर आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि मैं मेरी गांव में पहली लड़की थी जिसने मैथ्स ली थी वहाँ पे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे मम्मा पापा का सपोर्ट था, और भी काबिल बच्चे हैं तो वो लोग भी पढ़ सकते थे। मेरा गांव है कंचनपुर, अरे वाह। तो जी चित्रकूट रोड में पड़ता है। सतना डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, और यहाँ पे नगर निगम में जॉब करती हूँ। हर माता पिता, और आप पहली लड़की हैं जो गांव से इतनी एजुकेशन के बाद यहाँ नहीं, तक... और भी थे, लेकिन बेसिकली जो वहाँ पे रह रहे थे बच्चे, बाहर जाके जो निकल गए वो तो ठीक है, उन्हें क्योंकि मिल ही गया था। पापा का ज्यादा सपोर्ट था, माँ का? मामा का सपोर्ट मामा था, क्योंकि आपको बहुत बधाई।
और बहुत ऐसी माताजी लोगों की, मम्मियों की हमें ज़रूरत है। आपको बहुत शुभकामनाएं। जी जी, तो उन्होंने अपना दायित्व निभाया और आज भी मुझे हमेशा ईमानदार रहने के लिए प्रेरित करती क्या बात हैं कि आप एक वर्ड में हो जहाँ पे नगर निगम तो चीज़ें हैं, होंगी चीज़ें अंडर द ठीक टेबल, ऑन द टेबल चीज़ें बिल्कुल होंगी, ठीक बात है। तो यू शुड डिसाइड कि आपको क्या बहुत करना बहुत गजब है अपूर्वा, तो मैं- बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक और आधी आबादी के प्रतिनिधि कंचन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। कंचन, अब तक का जो स्वर है वो बड़ा प्रशंसात्मक है, बहुत ही प्रशंसा से भरा हुआ है। थोड़ा सा आलोचना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं फिर दबाव डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ तो कमी होगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। जी मेरा इत्तेफाक इतना है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी दोष है, हम युवाओं का भी दोष बिल्कुल है। ठीक बात है। क्योंकि जिस तरह हम बोलते हैं, जैसा कि मेरे युवा साथी शुभम जी ने जो एक दिवसीय दिन की बात की थी, मैं उस बात से संपूर्णतः समर्थन करती हूँ। क्योंकि हम वो एक दिन तो मना लेते हैं, गली गली चौराहों पे हम वो गणतंत्र का, स्वाधीनता दिवस का सॉन्ग तो बजा लेते हैं, गाना तो बजा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी और हम बच्चे भी आज वो एक दिन मनाने के लिए, मैंने अपने ही साथ वाले ऐसे कई साथी मित्र देखे हैं जो वो एक दिन मनाने के लिए भी ये बोलते हैं कि अरे कौन जाए आज, क्योंकि आज तो सोने का ये दिन प्रॉब्लम है। तो है। और ये तो- लोग बाद में कॉफ़ी हाउस में, सीसीडी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश का कुछ नहीं हो सकता यार। पिटीशन देख रहे हो ना यूपी में क्या हो रहा है। अरे भैया, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? शुभम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बैठकर अगर हम ऐसी बातें करेंगे, राजनेता चुनने का अधिकार आपके पास है, मेरे पास है, देश में बदलाव की व्यवस्था बनाने का अधिकार मेरे पास है, क्योंकि मैं ही चुन रहा हूँ राजनेताओं को। मेरे पास बहुत सारे अधिकार हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब अधिकार हमारे पास है, लेकिन जो कुछ गड़बड़ है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर, 2-3 पॉइंट्स पे मैं बताऊंगा, जैसा कि शुभम जी ने कहा या रासमणि ने कहा, पूर्वा ने कहा। और एक बात जो हमें बेसिकली समझनी चाहिए, हम लोग जब छोटे होते हैं, आपने कहा कि कहीं तो कुछ तो कमी रही होगी, यूं ही कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती। वाह वाह जरा वाह, समझने वाह। वाली चीज़ आप है। समझ गए हमारा सवाल साहब, क्या बात है, वाह जी। सर, देखिए, जब हम बचपन में छोटे रहते हैं, एक सोशल साइंस का एक छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सोशल साइंस में यहाँ पे शायद मेरे युवा जितने भी मित्र हैं वो मेरे से इस बात से अग्री करेंगे कि सोशल साइंस का सबसे बोरिंग हिस्सा माना जाता है सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल से सही। हर बच्चा घबराता है क्योंकि बोरियत होती है। बोरियत इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली हमारे संविधान का ही सार है। और अगर हम देखें कि हमारे जो माता पिता हैं, शायद हमारे माता पिता हमें पूरे जीवन में जब तक हम युवा होते हैं, जब तक हम पर उनका बस चलता है, तब तक वो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स पढ़ने को कहते हैं, किताबें पढ़ने को कहते हैं। लेकिन शायद 100 में से 5 ही ऐसे घर होंगे जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को भारत का संविधान पढ़ने को कहे। बहुत जबकि हमारी एनसीईआरटी की किताबों में पहले के 4 पन्नों में ही प्रियम्बल या प्रस्तावना, जैसा शुभम जी ने कहा, प्रस्तावना तो हमें वहीं दिया है। और शायद अगर हम उसे पढ़ें भी तो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन के बाद तो भाई आगे लैंग्वेज इतनी क्लिष्ट लगती है, क्योंकि वो बचपन में वो जो हाँ। एनुअल डेज में रटाया जाता है, उससे ज्यादा बस, कुछ बस, नहीं बस। मालूम। उससे ज़्यादा ना हम सर पढ़ने की चेष्टा करते हैं, ना हम उसे अपने अनुभवों में उतारने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जब हम मूल अधिकार समझते हैं, अभी हम लोग इतनी देर से बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं। मेरी बहन ने मुझे एक बात कही कि मेरे माता पिता ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि अपने कंचनपुर से वो इकलौती पहली लड़की थी जिन्होंने मैथ्स लिया। कितनी बड़ी बात है। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब हमें अधिकारों के बारे में बताया जाए तो हमें ये भी बताया जाए कि जैसे हमारे मूल अधिकार हैं वैसे ही हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं। अगर हम उन कर्तव्यों का पालन करें, अगर हम उन कर्तव्यों पे आगे बढ़ें, तो जाहिर सी बात है कि फिर सोने की चिड़िया कितना ही दूर कमाल है सर, आपके एक्सप्रेशन से मज़ा आ गया मुझे। बहुत खूबसूरत आपने बात कही, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं आता हूँ आशुतोष जी की तरफ। आशुतोष जी, सारे आपके युवा मित्रों की बातें आपने सुनी हैं, जो बची रही बातें हों, कुछ आपको लगा हो छूटा हो, वहाँ आ जाइए सीधे। सर, मैं युवाओं को, क्योंकि युवाओं के हाथों में अब पूरी बागडोर है, तो उनसे एक क्रिटिसिज्म भी है ये और उन्हीं से आशा भी है
कि हम तमिलनाडु के व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदी सीखे। क्या हमने कभी तमिल सीखने की कोशिश की? क्या हमने कभी तेलुगु सीखने की कोशिश की? क्या हमने कभी मणिपुरी सीखने की कोशिश की? हम स्वयं अपने कर्तव्यों को समझें पहले, उसके बाद फिर हम अपने अधिकारों की बात करें। वोटिंग जब मतदान दिवस रहता है उस दिन को तो हम अपनी छुट्टी मान लेते हैं कि आज का दिन तो छुट्टी के लिए मिला है। फिर वही लोग सीसीडी और इन सब जगह पे जाकर फिर बहुत सारे नए नुक्स निकालते हैं कि यहाँ तो ये हो गया। जब हमारे हाथ में करने के लिए बागडोर थी तब हमने क्या किया, ये भी हमें सोचना होगा। बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन जब तक आप भाषा को रोज़गार से नहीं जोड़ेंगे, आज जो काम ये सारे आंदोलन 74-75 साल में नहीं कर पाए, वो पुष्पा वो आके कर देते हैं 2 मिनट में, क्योंकि वो पॉपुलर है, वो फिल्म है, उसमें पैसा लगा है, वो उसमें मनोरंजन का एलिमेंट है। ये समझने में 74-75 साल लग जाते हैं सर। ये चीज़ें हमें और तेज़ी से तेज करनी होंगी। मैं फिर शुभम की तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइए कि जैसे देश का सपना हमने देखा था, आज़ादी के बाद ही ये सपना 55-56 में टूटने लगा था, जब ख्वाजा अहमद अब्बास और तमाम शैलेंद्र ये लिखने लगे थे कि ये वो आज़ादी तो नहीं है जिसकी हमने तसव्वुर किया था। क्योंकि हम जिस तरह आगे बढ़ रहे थे, मैं नहीं कहता हमने बहुत तरक्की की है आज़ादी के बाद से अब तक, लेकिन बहुत सारी परेशानियों ने, भ्रष्टाचार ने हमें निगल लिया है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो सुरसा की तरह हो गई है, और हमारे भी नागरिक अधिकार जो हैं वो जाति तमाम इनके इर्द गिर्द घूमते हुए रह गए। अब अगर हम बात करें आज गणतंत्र दिवस पर, तो क्या सोचकर, युवा के नाते क्या आप कहना चाहेंगे? जब इन सब विषयों को देखते हैं, जो बात आपने कही कि जिस आज़ादी की कल्पना की, जिस गणतंत्र की हमने कल्पना की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन रियासतों को मिलाकर एक भारत बनाने का सपना देखा था, पर मुझे लगता है कि पटेल वो साहब का ही नाम लेंगे है, मुझे लगता है तमाम लोगों ने, चाहे पंडित नेहरू हो, गांधी हो, लोहिया हो, जो भी थे उस पूरी लड़ाई में, तो मुझे लगता है कि वो हम भौगोलिक रूप से तो एक सूत्र में बंधे, जो हमने सीमाओं में रहकर भारत बनाने की कोशिश की। और जब भारत के गणतंत्र की बात करते हैं तो उसका जो महत्वपूर्ण आधार है वह लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, वो खेल हम सब इस मैदान में देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा जो हमारा डेमोक्रेसी जो बड़ी ताकत है, प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे अभी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कहा कि हमारी जो 2 बड़ी ताकत है, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी, तो मुझे लगता है कि दोनों के आधार पर हम जो कुछ देख पा रहे हैं, और उसके बाद हम अगर निर्णय नहीं कर पाते खुली आंखों से, जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस आ रहा है 25 तारीख को, 25 जनवरी को हम मनाएंगे, तो जब वोट डालने जाते हैं और पूरा जिस देश में 60% से अधिक वोटर हमारे युवा वोटर हैं, वो अगर तय नहीं कर पा रहे कि जो सपना लोहिया ने देखा समाजवाद के नाते, जो सपना महात्मा गांधी ने देखा, जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा, तो उस भारत की कल्पना हम नहीं कर पा रहे हैं, और हम खुद का आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कहाँ पहुँचना था और हम कहाँ पहुँच गए। और पूरी इस लड़ाई में जो हमारी दौड़ है वो इंडिया की ओर है, बल्कि भारत की ओर तो कहीं से कहीं तक नहीं है। वो भारत को हम देखना ही नहीं चाहते। जो पद्मश्री के समय आजकल जो दिखाई दे रहा है कि पद्मश्री अलंकरण लेते हुए नंगे पांव वो जा रहे हैं, जिन्होंने भारत को भारत बनाया है, हम उस भारत को देखने ही नहीं चाह रहे हैं जो तीजन बाई ने बनाया है। हम तो ये देखना चाहते हैं कि आईआईटी में सीईओ कौन है, हमारा ट्विटर का आविष्कारक कौन है, हम ये देखना चाहते हैं कि विदेश में किस कंपनी का सीईओ हमने दिया है, पर हम उस भारत को नहीं देखना चाहते जिसकी खूबसूरती अपने आप में इस गणतंत्र को महान बनाती आ रही है और महान बनाने की ओर अग्रसर है। कितनी सुंदर बात है। जानते हैं सर आप तीजन बाई को, आप ऋतु वर्मा को जानते हैं, पंडवानी को आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी पॉपुलर डिश है गुत्थी की सब्जी, जो मशरूम होता है, ट्राइबल्स खाते हैं उसको? नहीं मालूम सर, हमें राई नहीं मालूम था। हाँ, ये मालूम है कि गूगल सुंदर पिचाई जो हैं वो सीईओ हैं, ये मालूम है। ये गौरव बोध अगर हमारा होगा तो ये गणतंत्र और आज़ादी की तरफ बढ़ने की शुरुआत नहीं होगी। जी अपूर्वा, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी कि हम उंगलियां तो खूब उठा रहे हैं, हम बीजिंग होना चाहते हैं, हम सिंगापुर होना चाहते हैं, हम दुबई होना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं सरकारी दफ्तर में बैठ के? हम मीडिया होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूं तो मैं कैसे चला रहा हूं? अगर मैं पुलिस में हूं तो मैं पुलिसकर्मी की तरह मैं अपनी भूमिका क्या निभा रहा हूं? ये सारे सवाल क्या हमारी लंबी प्रिपरेशन के बीच में छिप जाते हैं? हमारे माता पिता कहते हैं टोल टैक्स वसूलना, जिस दिन सेलेक्ट हो जाना उस दिन तो बिल्कुल बेहतरीन। क्योंकि मुझे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब एक सीनियर सर्विस में एक युवा अधिकारी ने पूछा कि आपने ज्ञान तो हमको इस सेशन में बहुत दिया,
थोड़ा ये भी तो बताइए, माल कैसे कमाया जाता है? क्या माल इतना महत्वपूर्ण हो गया, धन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आज सारी चीज़ें हमारे भारत में खास तौर पर, वो देश जो दावा बहुत करता है धर्म दर्शन, वो सिर्फ धन केंद्रित व्यवस्था के इर्द गिर्द घूम रहा है? बिल्कुल, मुझे अदम गोंडवी जी का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। वाह। तो कहीं ना कहीं सर, हम जहाँ पे भी स्टैंड करते हैं, जिस सर्विस में है, तो पहले तो हमें खुद ऑनेस्ट होना पड़ेगा। पब्लिक जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हैंडल नहीं करेगी खुद से और सिर्फ कंप्लेन करेगी कि अरे हमने तो टैक्स पे कर दिया, उनका काम है क्यों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि मास्क के लिए फ़ाइन लगाना पड़ता है। तो अगर आज हम वापस से हमारी थर्ड वेव की एक कंडीशन बन रही है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस इतना करने के बाद, मीडिया और अपने लेवल पे गवर्नमेंट सब इतना अवेयर करने के बाद भी अगर इतना इन्फेक्टेड हो रहे हैं लोग, डेफिनेटली वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी तक इवन फुल्ली वैक्सीनेटेड भी नहीं है लोग। तो चलिए, क्या हम करने की ज़रूरत है इस वक्त? लगभग अब हम आप देखिए कि 25 साल बाद हम 100 साल हो जाएंगे आज़ादी। 100 साल की आज़ादी एक मैच्योर रिएक्शन की तरफ तो बढ़ेगी। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो अभी भी हमारी आज़ादी हम कह सकते हैं कि एक युवा आज़ादी ही है। लेकिन 100 साल होने पर तो हम कहेंगे कि अब तो भारत की एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत अभी से होगी, तो 100वीं सालगिरह में हम कहीं खड़े हों। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? मैं इस बात पे सिर्फ 2-3 पॉइंट ही कहना चाहूँगी कि बेशक हमने आज़ादी तो पा ली है, पूरे 100 वर्ष होने को हैं, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि जो होना चाहिए, सबसे पहला तो ये कि अगर सबसे पहले मैं युवाओं की ही बात करूँ, तो हम जितने भी युवा हैं, हमको सबसे पहले अपना जो एजुकेशन लेवल है उसको सिर्फ अपने करियर के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक देश के नागरिक होने के नाते यह हमारा पहला कर्तव्य होता है कि आप सबसे पहले उस देश के विषय में जानें। हम जिस संविधान की बात करते हैं, हम जिस गणतंत्र की बात करते हैं, और हम यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, अपने विचारों की बात करते हैं। कभी एक और पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हमारा देश आज़ाद तो है, पर कहीं ना कहीं आज भी हम विचारों की आज़ादी से वंचित हैं। तो सबसे पहले हमको विचारों की आज़ादी पे बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस विचारों की आज़ादी पे बहुत बात करते हैं कि देश आज़ाद है, धर्म के ऊपर हम बात करते हैं, पर मुझे ये लगता है कि एज एन ह्यूमन हमारा ये पहला कर्तव्य है कि हम पहले विचारों से आज़ाद हों। जब हम विचारों से आज़ाद होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ का जो छोटा छोटा काम हो, चाहे वो स्वीपर का हो, चाहे वो ऑफिसर वर्क का हो, यदि हम अपने ही वर्क को, अपनी ही ड्यूटी को एकदम ऑनेस्टी से करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो अपने भारत को सोने की चिड़िया बनते हुए देखना चाहते हैं और विकसित, क्योंकि अभी भी हमारा भारत देश विकसित है। कंचन, बहुत माफ़ कीजिएगा, मैंने बीच में रोका आपको, लेकिन आपने बहुत सुंदर बात की। और एक बड़ी अच्छी किताब है आज़ादी माय ब्रांड, ये हरियाणा की एक 30 साल की लड़की ने लिखी थी। मेरा ब्रांड यायावरी जी, अनुराधा बेनीवाल ने लिखी की बहुत अच्छी बुक है। और उन्होंने कहा कि मैं उस दिन हिंदुस्तान में अपने को आज़ाद मानूंगी, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, जिस दिन मैं चांदनी चौक में रात 1 बजे फुल्की खा सकूं। उन्होंने कहा मैं पूरा यूरोप घूमी हूँ, वहाँ लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको कंपनी चाहिए। जब आप उनसे कहते हैं कि मुझे कंपनी नहीं चाहिए, तो वो गरिमा से आपकी बात का ऑनर करके, और हंगरी, शायद मैं अगर गलत हूँ माफ़ कीजिएगा, वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर से उन्होंने पूछा रात 3 बजे, जिसमें वो ट्रैवल कर रही थी, पेइंग गेस्ट के यहाँ जा रही थी, उन्होंने क्या आपके यहाँ मोलेस्टेशन कभी होता है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ? उन्होंने पीछे मुड़कर, ड्राइवर ने बड़े गर्व से कहा, मैडम 22 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, सिंगल घटना रिपोर्ट नहीं है इस कंट्री में। भारत में हमें क्या, ये जो बिटिया हमारे साथ बैठी हैं और जो गांव से आने वाले बच्चे हैं, बिटियां हैं, लड़कियां हैं, क्या हम उनके लिए एक सुरक्षित समाज दे पाए हैं? अभी जबकि ये बात मैं कर रहा हूँ, एक मूक बधिर किशोरी के साथ कथित रूप से अमानवीयता राजस्थान, और धार में एक 2-3 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच कर मार डाला। ये घटनाएं बताती हैं कि अभी लंबा रास्ता है। शुभम सर, 2-3 चीज़ें हैं। अगर हम कहें कि नायक मूवी का एक डायलॉग है कि
सब कहते हैं दलदल तो है, ठीक है, सब कहते हैं कि कीचड़ है, लेकिन कोई कीचड़ में उतर के, दलदल में उतर के उसको साफ नहीं करना चाहता। वाह, तो ये जैसा मैंने कहा ना, जैसा आपने कहा कि ये तो हम लोग सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्या हो रहा है उस पर डिस्कशन बहुत। क्यों नहीं हो रहा? सर डिस्कशन नहीं हो रहा है या काम नहीं हो रहा है? दोनों चीजों में क्या लगता है आपको? डिस्कशन हो रहा है, काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, डिस्कशन नहीं हो रहा? सर काफ़ी हद तक डिस्कशन तो बहुत होते हैं, डिस्कशन बहुत होते हैं, लेकिन उन पे काम नहीं होता। रीज़न ये है कि भारतवर्ष में मैंने एक चीज़ नोटिस की है इतने सालों में अपने जीवन में, कि हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। आज आपने मुझे बताया कि राजस्थान में किसी बच्ची के साथ कुछ हुआ, या देश में किसी भी कोने में किसी भी बच्ची के साथ कोई भी घटना घटित हुई, ऐसा तो सर हफ्ते भर पहले भी कहीं ना कहीं हुआ ही होगा। ऐसा तो 6 महीने पहले, 1 साल पहले आसिफा के साथ भी यही हुआ था, निर्भया के साथ भी सर यही हुआ था। हमें सिर्फ ये नहीं समझना है कि हम हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि हम हिस्ट्री से कभी कुछ नहीं सीखते, लेकिन जैसे ही हमने हिस्ट्री से सीखना शुरू किया, जब हमने राजनीति की बात हुई, हमारे मित्र ने वोटर्स डे की बात की, 25 जनवरी को आ रहा है, जिस दिन सर हमने ये समझना सीख लिया कि नोटा ज़्यादा ज़रूरी है नोट से, उस दिन हमारा देश, जाहिर सी बात है कि मनोज मुंतजिर साहब इस पे लिख डालिए गजल जी। तो सर जिस दिन हमने ये बात समझ ली, जिस दिन हमने ये समझ लिया कि ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का गेम नहीं है, इट्स माय लाइफ एंड माय चॉइस। बहुत बड़ी, बहुत संक्षेप में आप बताइए, फिर कंक्लूड करूंगा जी। सर अफर्मेटिव में ये है अभी कि हम अपने कर्तव्य बोध को अपना नागरिक बोध समझें और उसी के से हमारे देश के आने वाले 25 वर्ष की और दिशा बनाएं कि हमारी दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी। तभी 2047 में नया भारत भी बन पाएगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो भी हमारी परिकल्पना है हमारे देश को एक सशक्त समृद्ध बनाने की, और हमारी सबकी कामना भी रहती है कि विश्वगुरु बने, तो विश्वगुरु तभी बन पाएगा जब हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी से सही तरह से उसका पालन कर पाएंगे। हमें अपने नागरिक बोध को समझना होगा। मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस ऑफिसर जो बाद में अपनी आईएएस छोड़कर समाज सेवा में उतर गए, उन्होंने उड़ीसा का एक उदाहरण दिया, जहां एक भिक्षुक महिला जो भूख से तड़प रही थी, उसको एक स्कूल के मिड डे मील का खाना खिला दिया गया। तो उसने खाना खाने के बाद उसने कहा कि ये खाना किसके माध्यम से मिला है, तो कहा गया ये मिड डे मील के बच्चों का खाना था। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, ईश्वर मुझे कभी नहीं माफ़ करेगा क्योंकि बच्चों का भोजन मैंने कर लिया। एक भिक्षुक जो भूख से तड़प रहा है, उसका नागरिक बोध, उसका सामाजिक बोध ये है। और जो भरे जा रहे हैं पेट साहब, कोई कमी नहीं है, लोकायुक्त ईओडब्ल्यू परेशान है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वो न जाने कौन सा पुराण पढ़ पढ़ के जस्टिफाई कर रहे हैं। बड़ा आनंद आता है इन युवाओं के साथ बात करके, लेकिन कुछ चीज़ें समझनी होंगी। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत मज़ा आया। अगली बार एक और विषय लेकर फिर मिलेंगे आपसे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।